हेलो दोस्तों, मैं कपिंद्र तोमर और आज बात करने वाला हूँ क्लास 12th का चैप्टर 14। ये है आपका जैव अणु यानी बायोमोलिक्यूल। ये इस चैप्टर की वीडियो फर्स्ट है और अभी मैं बात करने वाला हूँ जैव अणु कि जैव अणु क्या होता है। देखो, शरीर के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं ना, शरीर की मरम्मत के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, वृद्धि करने के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, वो कहलाते हैं आपके जैव अणु। देखो, सबसे पहले बात करता हूँ जैव अणु यानी बायोमोलिक्यूल। वे कार्बनिक पदार्थ जो जीवन के निर्माण तथा उसकी वृद्धि तथा मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं, यानी ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो मनुष्य की वृद्धि के लिए यानी उसके जीवन यापन के लिए जो पदार्थ क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ आवश्यक होते हैं, वो कहलाता है आपका जैव अणु यानी बायोमोलिक्यूल। जैव अणु कहलाते हैं। जो आवश्यक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये है आपकी ट्रिक प्रोचिका खनिज। इससे क्या हो जाएगा आपका, प्रो से प्रोटीन, ची से चिकनाई, का से कार्बोहाइड्रेट, खा से खनिज, बी से विटामिन और जै से जल। क्लियर है। प्रो से क्या हो गया प्रोटीन, ची से चिकनाई, का से कार्बोहाइड्रेट, खा से खनिज और खनिज लवण और बी से क्या हो जाएगा विटामिन और जै से क्या हो जाएगा जल। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कोशिका। कोशिका क्या होती है। देखो, कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका होती है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है, सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट बात करते हैं, कोशिका दो झिल्लियों से ढकी होती है। कोशिका होती है वो कितनी झिल्लियों से ढकी होती है, दो झिल्लियों से ढकी होती है और वो झिल्लियाँ होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, प्रोटीन की बनी होती हैं। क्लियर है। मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये मैंने डायग्राम बना रखा है कोशिका का। देखो, कोशिका होती है वो दो झिल्लियों से ढकी होती है। बाहरी झिल्ली ये है और अंदर वाली झिल्ली, बाहरी झिल्ली को बाह्य झिल्ली और अंदर वाली झिल्ली को क्या कहेंगे हम, अंतः झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य भरा होता है। क्या है, कोशिका द्रव्य भरा होता है। इसमें क्या होता है, केंद्रक भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। ये देखो, ये हो गया आपका केंद्रक, ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गया आपका कोशिका द्रव्य। क्लियर है। ये हो गया आपका गोल्जी का है। ये सभी क्या पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर है। दोबारा से सुनो कि जैव अणु क्या होते हैं। वे कार्बनिक पदार्थ जो जीवन के निर्माण के लिए एवं शरीर की मरम्मत के लिए जो पदार्थ आवश्यक होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ आवश्यक होते हैं, वो कहलाते हैं जैव अणु। जो शरीर के लिए आवश्यक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्रोचिका खनिज, प्रो से प्रोटीन, ची से चिकनाई, का से कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जल, खनिज लवण, ये सारे क्या होते हैं, शरीर के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कोशिका। कोशिका की खोज किसने की थी। इसके खोजकर्ता हैं रॉबर्ट हुक, जिसकी खोज सन 1665 ईस्वी में की गई थी। कोशिका होती है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका होती है वो दो झिल्लियों से मिलकर बनी होती है और जो झिल्लियाँ होती हैं, दोनों झिल्लियाँ वो किसकी बनी होती हैं, प्रोटीन की बनी होती हैं। हम कोशिका के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। कोशिका के अंदर क्या होते हैं, बाहरी झिल्ली होती है उसको बाह्य झिल्ली, अंदर वाली झिल्ली को अंतः झिल्ली। और कोशिका के अंदर क्या हो जाता है, इन झिल्लियों के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसमें केंद्रक भी पाया जाता है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और लाइसोसोम, ये क्या पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं केंद्रक कि केंद्रक की खोज किसने की थी। केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कि केंद्रक के जो खोज करता है वो कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट बात करता हूँ कोशिका का केंद्रीय भाग। कोशिका का केंद्रीय भाग जिसमें क्या होता है, केंद्रक होता है। कोशिका का केंद्रीय भाग जो कोशिका के कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी कोशिका जो कार्य करती है उनको क्या करता है, वो नियंत्रित करता है। यह प्रोटीन से निर्मित होती है। जो कोशिका का केंद्रीय भाग ये कोशिका होती है वो किससे निर्मित होती है, प्रोटीन से निर्मित होती है। कोशिका होती है दो झिल्लियों से बनी होती है। बाहर वाली झिल्ली को बाह्य झिल्ली और अंदर वाली झिल्ली को अंतः झिल्ली कहा जाता है। और ये किससे बनी होती हैं झिल्लियाँ, ये बनी होती हैं प्रोटीन की।
स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों की आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। बाकी सभी में क्या पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अभी मैं बात करता हूँ कार्बोहाइड्रेट की, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से बने यौगिक। कार्बन, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट नाम से स्पष्ट हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से बने कार्बनिक यौगिक से निर्मित कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, वो कहलाता है कार्बोहाइड्रेट। दोबारा सुनो, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से निर्मित ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, वो कहलाता है कार्बोहाइड्रेट। ध्यान दो, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से बने कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात, यानी हाइड्रोजन अगर 2 हैं तो ऑक्सीजन कितनी रहेगी, 1। हाइड्रोजन अगर 4 हैं तो ऑक्सीजन कितनी रहेंगी, 2। यानी कितना अनुपात रहेगा, 2:1 रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। अभी मैं बात करता हूँ, इसका जो सामान्य सूत्र होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो क्या होता है, CxH2O और इसमें क्या है, Y, CxH2O और Y। यानी यहाँ पे अगर मैं कार्बन 1 लेता हूँ, H2O, ये कितने हो जाएंगे, 1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2O। अगर मैं इसका सरलतम सूत्र की बात करता हूँ, कार्बोहाइड्रेट का सरलतम सूत्र क्या हो जाएगा, CH2O। क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं यहाँ कार्बन 1 लेता हूँ तो हाइड्रोजन जल के अणु कितने लेने पड़ेंगे यहाँ पे, 1, तो इसका सरलतम सूत्र क्या हो जाएगा, CH2O। क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं कार्बन यहाँ पे 1 रखता हूँ तो यहाँ पे भी क्या लूँगा मैं, 1, तो कितना हो जाएगा, कार्बन 1 है, कार्बन 1, H2O कितने हो गए, H2 हैं और ऑक्सीजन 1 है। तो क्लियर है यहाँ तक, CX और Y। इसका सरलतम सूत्र क्या हो जाएगा, CH2O। किसका सरलतम सूत्र है ये, कार्बोहाइड्रेट का सरलतम सूत्र है। क्लियर है। अभी मैं बात करता हूँ कि ये है जैसे C6H2O6, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ। कार्बन कितने हैं, 6, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 दूनी 12, और ऑक्सीजन कितने हैं, 6। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ग्लूकोज का भी यही है और फ्रक्टोज का भी यही है, C6H12O6। सेकंड बात करता हूँ, अगर ये है आपके पास C12H2O कितने हैं, 11, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, C12, हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे होगा 22, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 11। क्लियर है। दोबारा देखो, कार्बन कितने यहाँ पे 12, हाइड्रोजन कितने हो गए, 11 दूनी 22, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 11। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, तीनों के फॉर्मूले क्या हैं ये, C12H22 और O11, ऑक्सीजन 11। ये किसका फार्मूला है, माल्टोज का भी है, लैक्टोज का भी है और सुक्रोज का भी है। तीनों का एक ही फार्मूला होता है, C12H22 और O11। नेक्स्ट बात करता हूँ C6H2O5 या N, यानी कितने भी अणु और ले सकते हैं इसी के जैसे। N लगाओ तो लगाओ, नहीं मत लगाओ। क्लियर है। ये भी लिख सकते हो आप C6H2O5, ये भी लिख सकते हो, और चाहो तो N भी लगा सकते हो। क्लियर है। N का मतलब हो गया इसी के जैसे और अणु भी ले सकते हैं। C6H12O5, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कार्बन कितने हैं, 6, हाइड्रोजन कितने हो गए, 10, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 5। ये किसका फॉर्मूला होता है, C6H10O5N। ये किसका हो गया, स्टार्च का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है यहाँ तक। दोबारा सुनो, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका का केंद्रीय भाग जो कोशिका के क्या करता है, सभी कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, प्रोटीन से निर्मित होती है, जो सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। और यह कोशिका किससे निर्मित होती है, प्रोटीन से निर्मित होती है। और स्तनधारियों की इंपॉर्टेंट लाइन है, स्तनधारियों की आरबीसी में, यानी जो स्तनधारी होते हैं उनकी आरबीसी में क्या नहीं होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। बाकी स्तनधारियों को छोड़ करके जितने भी हैं उन सभी की आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। अब मैं बात करता हूँ कार्बोहाइड्रेट क्या है या किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से निर्मित ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, वह कहलाता है आपका कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र था वो क्या हो गया, CxH2O और Y, और इसका सरलतम सूत्र क्या हो जाएगा, CH2O। कार्बोहाइड्रेट का सरलतम सूत्र हो गया ये। अगर बात करता हूँ C6H12H2O6 दे रखा है, क्या मैं इसको खोल के इस तरह से लिख सकता हूँ, C6H12O6, ये किसका फार्मूला हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, दोनों का सेम फार्मूला होता है। अगर मैं बात करता हूँ C12H2O11, या बोल सकता हूँ C12H22 या O11, ये किसका फार्मूला होता है, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, तीनों का एक ही फार्मूला होता है C12H22O11, या बोल सकते हैं C22H2O11। नेक्स्ट बात करता हूँ C6H2O कितने हैं, 5 हैं, और क्या लगाया N, यानी कितने भी अणु ले सकते हैं, और अणु ले सकते हैं इसके C6H2O और 5 के। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ C6H10O5, ये किसका फॉर्मूला होता है, स्टार्च का फॉर्मूला होता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, यानी कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस किस से प्राप्त होता है, कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले बात करते हैं स्रोत के, दूध, गन्ना, चुकंदर, आम, केला, अंगूर, आलू, गाजर, चावल, जौ, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि, इन सभी से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है। अभी हम बात करते हैं अपवाद, यानी इसमें अपवाद भी हैं कि कार्बोहाइड्रेट के लिए मैंने बताया था हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है वो 2:1 होता है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी जिनका अनुपात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं है, वो क्या हैं, अपवाद हैं। वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करता हूँ रैमनोज के बारे में। रैमनोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या नहीं होता है, 2:1 नहीं होता है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 12 हैं और ऑक्सीजन यहाँ पे 6 होने चाहिए थे, लेकिन कितने हैं, 5 हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये क्या है, अपवाद में आ जाता है, इम्पोर्टेंट है रैमनोज। एक है 2-डीऑक्सीराइबोसर्करा, 2-डीऑक्सीराइबोसर्करा, इसमें भी हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या नहीं है, 2:1 नहीं है। हाइड्रोजन 10 हैं और ऑक्सीजन कितने होने चाहिए थे, यहाँ पे 5 होने चाहिए थे, लेकिन इसका अनुपात क्या 2:1 बैठ रहा है कि 4 और 10 का, नहीं बैठ रहा है। अगर इसको काट के देखोगे ना तो नहीं बैठेगा। मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कार्बोहाइड्रेट की जो अन्य परिभाषाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। कार्बोहाइड्रेट की एक और डेफिनेशन होती है कि ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक, ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी OH समूह उपस्थित हों, जिसमें बहुत सारे क्या हों, OH समूह उपस्थित हों, वो कहलाता है पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक। जिनमें एल्डिहाइड व कीटोन समूह पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक, ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें बहुत सारे, ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं बात करता हूँ एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित होने पर, जिसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा उसको कहेंगे हम एल्डोज, क्या, एल्डोज। और जिसमें कीटोनिक क्रियात्मक समूह, जिसमें कीटोन क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा, जिसमें क्या होगा, कीटोन क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा, वह कहलाएगा आपका कीटोस। क्लियर है यहाँ तक। मैं अभी स्ट्रक्चर की बात करता हूँ ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में। यह है आपकी ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर। देखो ग्लूकोज की क्या होती है, C6H12O6, फॉर्मूला तो क्या है, समान है दोनों का, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, दोनों की अलग अलग हैं। इसमें तो जो क्रियात्मक समूह आता है वो क्या आता है, एल्डिहाइड, ये वाला, और इसमें क्या आता है, कीटोन। फ्रक्टोज में तो आता है कीटोन और ग्लूकोज में आता है आपका एल्डिहाइड। तो ध्यान रखना फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, C6H12 और O6। कार्बन 6 हैं, इसमें भी कार्बन 6 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं। ऑक्सीजन इसमें भी 6 हैं और ऑक्सीजन इसमें भी क्या हैं, 6 हैं। लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। इसमें एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है, क्रियात्मक समूह, और इसमें कीटोन क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। तो क्लियर है, ये हो गई आपकी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। और इसको क्या बोल सकते हैं, जिसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोज बोलते हैं। और जिसमें कीटोन क्रियात्मक समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कीटोज बोलते हैं। ये हो गई आपकी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर और ये हो गई आपकी एल्डिहाइड की। दोबारा सुनो, जिसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है वह ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, और जिसमें कीटोन क्रियात्मक समूह होता है वह
किसकी स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है। क्लियर है। ग्लूकोज को हम बोल सकते हैं एल्डोज क्योंकि इसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। फ्रक्टोज को हम बोल सकते हैं कीटोज क्योंकि इसमें क्या है, कीटोन क्रियात्मक समूह है। नेक्स्ट बात करता हूँ कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। जो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण होता है वो भौतिक गुणों के आधार पर 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है शर्करा कार्बोहाइड्रेट और एक होता है अशर्करा कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले बात करते हैं हम शर्करा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ये है शर्करा कार्बोहाइड्रेट, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो क्या होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं तथा वे क्रिस्टलीय व जल में क्या होते हैं, पूर्ण विलय होते हैं। क्रिस्टलीय और जल में क्या हो जाते हैं, वो पूर्ण विलय हो जाते हैं, पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। वो कहलाते हैं आपके शर्करा कार्बोहाइड्रेट। शर्करा कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से आते हैं जो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, जल में विलय हो जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। ये तीनों क्या हो जाते हैं, जल में अगर इनको घोला जाए तो ये पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं, पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं अशर्करा कार्बोहाइड्रेट की, यानी दूसरा पॉइंट है। पहला हो गया शर्करा कार्बोहाइड्रेट, अब मैं बात करता हूँ अशर्करा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। नेक्स्ट है आपका अशर्करा कार्बोहाइड्रेट। देखो अभी हमने बात की थी शर्करा कार्बोहाइड्रेट के बारे में, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो क्या होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं और जिनका जो कि क्या नहीं होते, क्रिस्टलीय जल में क्या नहीं होते, क्रिस्टलीय व जल में विलय नहीं होते हैं। क्लियर है। अब देखो मैं बात करता हूँ अशर्करा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। वे कार्बोहाइड्रेट जो जल में अविलय होते हैं, ठीक है। शर्करा कार्बोहाइड्रेट तो क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं, क्रिस्टलीय व जल में विलय होते हैं। दोबारा सुनो, शर्करा कार्बोहाइड्रेट होते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं तथा क्रिस्टलीय व जल में विलय होते हैं। वो कहलाते हैं आपके शर्करा कार्बोहाइड्रेट। अशर्करा कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जो जल में क्रिस्टलीय व जल में विलय नहीं होते हैं और स्वादहीन होते हैं, इनमें कोई स्वाद नहीं होता है। वो कहलाते हैं आपके अशर्करा कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वे कार्बोहाइड्रेट जो जल में अविलय, अक्रिस्टलीय व स्वादहीन होते हैं, अशर्करा कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। यानी स्टार्च है वो क्या होता है, जल में अविलय होता है और स्वादहीन होता है। स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन ये क्या होते हैं, अकार्बनिक शर्करा होते हैं, सॉरी अशर्करा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं, अशर्करा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं, सैकेराइड भी कहते हैं। कई जगह पे आपको क्या नाम देगा, जैसे मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट ना देखे तो ध्यान रखना, सैकेराइड हो या कार्बोहाइड्रेट हो बात एक ही होती है। कार्बोहाइड्रेट को ही हम क्या बोलते हैं, सैकेराइड बोलते हैं। अब मैं बात करता हूँ कार्बोहाइड्रेट का जो जल अपघटन होता है। कार्बोहाइड्रेट में जब कार्बोहाइड्रेटों का या सैकेराइडों का जब हम जल अपघटन करते हैं तो वो किस में टूट जाते हैं। देखो इस आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका मोनोसैकेराइड। फर्स्ट कौन सा है, मोनोसैकेराइड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मोनोसैकेराइड में। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, मोनोसैकेराइड, मोनो यानी एक सैकेराइड हो, जिसमें क्या हो, जिसमें केवल एक सैकेराइड होता है। यहाँ पे देखो कार्बन संख्या 3 से 7 तक के कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड या सरल शर्करा कहलाते हैं। ध्यान रखो, कार्बन संख्या 3 से 7 तक के जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यानी जिनमें कार्बन 3 से लेके और 7 तक जितने कार्बन आते हैं वो सभी किस में आते हैं, मोनोसैकेराइड के अंदर आते हैं। ध्यान रखो दोबारा, 3 से 7 तक जितने भी कार्बन आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं स्ट्रक्चर में, या 6 आ रहे हैं या 7 आ रहे हैं, वो सभी किस में आते हैं, मोनोसैकेराइड के अंदर आते हैं। और मोनोसैकेराइड में कौन कौन से एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसे ग्लिसरैल्डिहाइड हो गया, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C3H6 और O3। C3 इसमें कार्बन कितने हैं, 3 से 7 तक की बात की थी हमने, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3, तो ये किस में आ गया, मोनोसैकेराइड में आ गया। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात करता हूँ, इनका फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6, लेकिन ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड आता है और फ्रक्टोज में क्या आता है, कीटोन आता है। राइबोज की बात, यहाँ पे भी कार्बन कितने हैं, 6 हैं, 3 से 7 तक आ रहे हैं, तो ये भी मोनोसैकेराइड। यहाँ पे भी राइबोज का फॉर्मूला होता है C6H10 और O5, ये भी किस में आता है, मोनोसैकेराइड के अंदर आता है। और एक और है आपका डी इरेथ्रोज, ये भी किस में आता है,
मोनोसैकेराइड के अंदर आता है। सेकंड बात करता हूँ ओलिगोसैकेराइड, यानी ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। कितने? 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं, वो कहलाते हैं आपके ओलिगोसैकेराइड। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे जल अपघटन से प्राप्त मोनोसैकेराइड की संख्या के आधार पर, जैसे हमने कोई सैकेराइड लिया, उस सैकेराइड का हमने क्या कराया, जल अपघटन कराया। जल अपघटन करने पर यदि वो 2 में टूट रहा है, 2 मोनोसैकेराइड में टूट रहा है तो वो डाइसैकेराइड। अगर वो 3 मोनोसैकेराइड बन रहे हैं उसमें जल अपघटन के बाद तो वह ट्राइसैकेराइड। अगर जल अपघटन के बाद उसमें 4 सैकेराइड बन रहे हैं तो वो टेट्रासैकेराइड कहलाता है। अभी मैं बात करता हूँ नेक्स्ट आगे डाइसैकेराइड क्या होता है। देखो ओलिगोसैकेराइड को हमने कितने भागों में बांटा गया है, जल अपघटन के आधार पर हमने डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड इनमें बांटा गया है। तो हम इनकी बात कर रहे हैं। हम ओलिगोसैकेराइड में पहला है डाइसैकेराइड, दूसरा ट्राइसैकेराइड, तीसरा टेट्रासैकेराइड, इनकी बात कर रहे हैं हम। क्लियर है? अभी मैं बात करता हूँ डाइसैकेराइड के बारे में, यानी वे कार्बोहाइड्रेट जो 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जो 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं या जिनके जल अपघटन से 2 मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। कैसे बोल सकते हैं, वे मोनोसैकेराइड जिनके जल अपघटन से 2 मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं या जो 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं, वो कहलाते हैं आपके डाइसैकेराइड। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, इनका क्या नहीं होता है, आसानी से जल अपघटन नहीं होता है। इनका आसानी से क्या हो जाता है, जल अपघटन हो जाता है, यानी जल में क्या हो जाते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। अलग अलग मोनोसैकेराइड में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे सुक्रोज होता है, किस किस से मिलकर बना होता है सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। यानी सुक्रोज का जैसे ही जब जल अपघटन होता है तो किस में टूट जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो ये क्या हो गया, 2 में टूट गया, एक मोनोसैकेराइड ये बन गया और एक मोनोसैकेराइड क्या हो गया, ये बन गया। तो यहाँ पर 2 मोनोसैकेराइड प्राप्त हुए, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डाइसैकेराइड का। माल्टोज होता है, माल्टोज भी किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, वो होता है माल्टोज। यानी जैसे ही इस माल्टोज का जल अपघटन कराते हैं तो किस में टूट जाता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूट जाता है। लैक्टोज किस में टूटता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटता है। गैलेक्टोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों का फॉर्मूला सेम होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का। क्लियर है यहाँ तक? लैक्टोज किस में टूटता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटता है। क्लियर है यहाँ तक? ट्राइसैकेराइड क्या होता है, जिनके जल अपघटन से क्या होते हैं, 3 मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं या जो 3 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है वो कहलाता है ट्राइसैकेराइड। क्लियर है यहाँ तक? जैसे यहाँ पर रेफिनोज की मैं बात करता हूँ, रेफिनोज का फॉर्मूला होता है C18H32 और O16। ऑक्सीजन कितने, 16। जैसे ही इसका जल अपघटन कराता हूँ, जल के कितने अणु लिए मैंने, 2, तो ये किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में टूट जाता है। किस में, रेफिनोज किस में टूटता है, रेफिनोज का फॉर्मूला क्या होता है, C18H32 और O16। किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में। जैसे ही इसका जल अपघटन कराया तो यहाँ पे देखो कार्बन कितने हैं, 18, 6 और 6 12 और 6 18। हाइड्रोजन कितने हैं 32 और 4 36, तो 12, 24 और 36। ऑक्सीजन कितने हैं 16 और 2 18, तो 6 और 6 12 और 6 18। क्लियर है? इनके नाम क्या हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। गैलेक्टोज का फॉर्मूला भी यही होता है C6H12O6। जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है वही गैलेक्टोज का भी होता है। टेट्रासैकेराइड की बात करता हूँ, यानी जिनके जल अपघटन से क्या होते हैं, 4 मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं, वो कहलाता है टेट्रा मोनोसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। जैसे इसका एग्जांपल हो गया स्टेचियोस। स्टेचियोस का फॉर्मूला होता है C24H42 और O21। 3 जल के अणु लिए यहाँ पे और इससे क्या बन गए, 4 मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। कितने मोनोसैकेराइड, 4 मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं बात करता हूँ पॉलीसैकेराइड के बारे में, थर्ड पॉइंट के बारे में। पहला पॉइंट था आपका मोनोसैकेराइड, दूसरा ओलिगोसैकेराइड। अब मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ, थर्ड है आपका पॉलीसैकेराइड। क्लियर है? जिसमें क्या होते हैं पॉलीसैकेराइड, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिसमें बहुत सारे क्या हों, मोनोसैकेराइड प्राप्त हों, जिससे वो कहलाता है पॉलीसैकेराइड। थर्ड हो गया आपका पॉलीसैकेराइड।
क्या, पॉलीसैकेराइड, यानी वे कार्बोहाइड्रेट जो पॉली यानी क्या हो गया, बहुत सारे यानी अनेक, वे कार्बोहाइड्रेट जो बहुत सी मोनोसैकेराइड इकाइयों द्वारा बने होते हैं। किसके द्वारा, बहुत सी मोनोसैकेराइड इकाइयों के द्वारा बने होते हैं। वो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ शाखित हो सकती हैं और अशाखित हो सकती हैं। वो क्या कहलाते हैं, आपके पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। पॉलीसैकेराइड के लिए जो एग्जांपल है वो देखो, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन व गोंद। जो स्टार्च का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H10O5N। मैंने बताया था स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5N। जो स्टार्च होता है बहुत सारे क्या होता है, मोनोसैकेराइड इकाइयों के द्वारा जुड़ा होता है। एन का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे क्या हैं, मोनोसैकेराइड इकाइयाँ। आप मोनोसैकेराइड का पता कैसे लगाओगे, मैंने बताया था जिसमें 3 से 7 तक कार्बन आते हैं। 3 से 7 तक के कार्बन सभी किस में आते हैं, मोनोसैकेराइड के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 6 हैं। तो कौन सा सैकेराइड हो गया, ये मोनोसैकेराइड हो गया। ये किसका फॉर्मूला होता है, स्टार्च का फॉर्मूला होता है। यानी स्टार्च कितने मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर बना होता है, बहुत सारे। एन का मतलब हो गया बहुत सारे मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर क्या बनता है, स्टार्च बनता है। इसी तरह से सेल्यूलोज भी कितने मोनोसैकेराइड से बनता है, बहुत सारे मोनोसैकेराइड से बनता है। ग्लाइकोजन और गोंद ये सारे किससे बनते हैं, किसके एग्जाम्पल हैं, पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं। इनमें बहुत सारे क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड इकाइयाँ होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की अपचायक प्रवृत्ति के आधार पर। यानी कार्बोहाइड्रेट का जो अपचयन होता है, अपचायक प्रवृत्ति के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, अपचयन की प्रकृति के आधार पर ये होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला मैं बात करता हूँ अपचायी शर्करा और दूसरा अनअपचायी शर्करा। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें तो अपचयन होगा और इसमें नहीं होगा। तो ध्यान रखना, इसमें अपचयन होगा किसका, फेलिंग अभिकर्मक या टोलेन अभिकर्मक का होगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये अपचायक, ध्यान दो अपचायी शर्करा क्या होता है, जिनका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। और जिस अपचयन किसका होगा, टोलेन अभिकर्मक या फेलिंग अभिकर्मक का क्या होगा, अपचयन होगा। अनअपचायी शर्करा में टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग अभिकर्मक का अपचयन नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे अपचायी शर्करा क्या होती है, वे अपचायक का कार्य करती हैं। ये किसका कार्य करती हैं, अपचायक का कार्य करती हैं। ये फेलिंग या टोलेन अभिकर्मक को अपचयित कर देती हैं। किसको अपचयित करेंगे, ये फेलिंग व टोलेन अभिकर्मक को अपचयित करती हैं। इनमें क्या होता है, CHO व CO समूह होता है। इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन समूह होता है। क्या, कौन सा समूह होता है, एल्डिहाइड और कीटोन समूह। इसमें देखो एग्जाम्पल बात करता हूँ, सुक्रोज को छोड़ करके। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22 और O11। क्या होता है, C12H22 और O11। ये किसका होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। सुक्रोज को छोड़ करके सभी मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड होते हैं। सभी मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड होते हैं। वो किस में आते हैं, अपचायी शर्करा में आते हैं। किस में, अपचायी शर्करा में आते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं अनअपचायी शर्करा। ये टोलेन अभिकर्मक या फेलिंग अभिकर्मक को, ये टोलेन अभिकर्मक या फेलिंग अभिकर्मक या विलयन का क्या नहीं करते हैं, अपचयन नहीं करते हैं, इसको अपचयित नहीं करते हैं। ध्यान देना, दोबारा बता रहा हूँ कि अपचायी शर्करा होती है जिसमें क्या होता है, जो अपचायक का कार्य करते हैं। और ये किसका अपचयन करते हैं, टोलेन अभिकर्मक का और फेलिंग विलयन का। क्लियर है। सुक्रोज को छोड़कर मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड सारे क्या होते हैं, अपचायी शर्करा होती हैं। अब मैं बात करता हूँ सेकंड की, अनअपचायी शर्करा। इनका क्या नहीं होता है, अपचयन नहीं होता है। और अपचयन किसका नहीं होगा, टोलेन अभिकर्मक का और फेलिंग विलयन का। क्लियर है यहाँ तक। इसके मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, वो क्या हो गया, सुक्रोज और पॉलीसैकेराइड होते हैं। वो किसके एग्जांपल हैं, अनअपचायी शर्करा में आते हैं। मतलब सुक्रोज और पॉलीसैकेराइड का अपचयन नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक। दोबारा देखो, पॉलीसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जो बहुत सी मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन व गोंद। नेक्स्ट हेडिंग आपकी, कार्बोहाइड्रेट की अपचायक प्रवृत्ति के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, अपचायी शर्करा और अनअपचायी शर्करा। अपचायी शर्करा वो होती है जिनका अपचयन हो जाता है, और अपचयन किसका होगा, फेलिंग विलयन का और टोलेन अभिकर्मक का अपचयन होगा। और इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, सुक्रोज को छोड़ करके सभी मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड होते हैं, वो अपचायी शर्करा के अंदर आते हैं। अब मैं अनअपचायी शर्करा की बात करता हूँ। इसमें
फेलिंग विलियन का और टॉलिन अभिकर्मक का अपचयन नहीं होता है। क्लियर है। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, सुक्रोज और पॉलीसैकेराइड, यानी सुक्रोज और पॉलीसैकेराइड का क्या नहीं होता है, अपचयन नहीं होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।